नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की धरती पर जाकर विपक्षी गठबंधन, बल्कि मैं यूं कहूं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन में किस तरह से एक बड़ी टूट का खतरा पैदा हो गया है। जो बातें अब तक सिर्फ संकेतों में नजर आ रही थी, अब वो बातें खुलकर नजर आने लगी है। खुलकर एनडीए गठबंधन में शामिल एक बड़े राजनीतिक दल ने ऐलान कर दिया है अलग होकर लड़ने का, अकेले लड़ने का। और इस ऐलान से क्या फर्क पड़ेगा बिहार की चुनावी राजनीति में, इनसे जुड़े तथ्यों को, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपको तस्वीर के दोनों पहलुओं के बारे में बताऊंगा। इस तरह का ऐलान, इस ऐलान का मायने क्या है और इस ऐलान से क्या वाकई एनडीए गठबंधन को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है, या यह नुकसान सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन के बिहार में जो मुखिया हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार साहब को ही झेलना पड़ेगा। इन तमाम तथ्यों को मैं एक एक करके इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप कर सके तो मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो सही है, गलत है, अच्छा है, खराब है, वीडियो में जो बातें हम बता रहे हैं आप उससे कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, इन सब चीजों को लेकर आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। अब आते हैं आज की खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार जाने वाले हैं। 15 सितंबर को उनका बिहार जाने का कार्यक्रम है और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन समारोह के बाद, यानी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उद्घाटन समारोह के बाद फिर पीएम मोदी चूनापुर हवाई अड्डा से हेलीकॉप्टर द्वारा शीशाबाड़ी पहुंचेंगे, जहां जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और जनसभा को लेकर शीशाबाड़ी में हेलीपैड निर्माण का काम जो है वो बड़े जोर शोर से जारी है। ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द वहां जा सकते हैं, वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, वहां की तैयारियों के बारे में देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। अब आते हैं एनडीए गठबंधन के रूप रंग पर, तौर तरीकों पर। इससे पहले बता दूं कि इंडिया गठबंधन की कल एक बड़ी बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर, जहां से एक खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी के सेनापतियों ने, यानी जिनको उन्होंने बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा था, कृष्णा आलावरू और राजेश राम, जिनको उन्होंने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस, जिसको राष्ट्रीय जनता दल इस बार सिर्फ 48 सीटों पर ही समेट देना चाहती थी, उन कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिलने की खबर आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी 66 विधानसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये राहुल गांधी की टीम की, राहुल गांधी के नेताओं की और राहुल गांधी के बिहार वोटर अधिकार यात्रा की अपने आप में मानकर चल लीजिए कि एक बड़ी कामयाबी है, और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में बिहार की बात करें, जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व तो जरूर कर रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। फिर जनता दल यूनाइटेड का नंबर आता है। अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। विधायकों की संख्या की बात करें तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान से बड़े नेता है। सांसदों की संख्या की बात करूं तो चिराग पासवान जीतन राम मांझी से बड़े नेता है। लेकिन चूंकि ये राज्य का चुनाव है तो हमें ये मानकर चल लेना चाहिए कि जीतन राम मांझी जो है वो बड़े नेता है चिराग पासवान से। लेकिन जीतन राम मांझी गुहार लगा रहे हैं, 20 सीटें मांग तो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारी फिक्र है तो हमें 20 सीटें दे दे, ताकि हम अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बना सके। उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी है कि भैया हमें इसलिए चाहिए, दे दो ताकि हमारे दल को मान्यता मिल सके। लेकिन बिहार की विधानसभा में, अब इससे आगे आप तथ्यों को समझ लीजिएगा, लेकिन बिहार में जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं ये नारा लगवाते हुए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, वो 60-70 से टैली शुरू करके 40 के ऊपर, यानी 40 से नीचे नहीं आए हैं, 40 के ऊपर है, और बार बार धमका रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे बाद में,
डांट पड़ी तो चुप बैठ गए। लेकिन विकसित बिहार बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बिहार को बदलने का सपना दिखा रहे हैं, नया बिहार बनाने का सपना दिखा रहे हैं, और उनके मंच से नारे लग रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जिसको वो खारिज नहीं करते, वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो बताते हैं कि नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं, नीतीश कुमार नेता है, अगले 5 वर्ष तक वो और सरकार चला सकते हैं। अब पता नहीं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो अपने आप को समझा पा रहे, नहीं समझा पा रहे, या वो बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं को ऐसी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो मतदाताओं के हलक तक में नहीं उतर रहा। लेकिन इस बीच उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के अभियान में जुटे उनके जीजा जी, जो लोकसभा के सांसद भी हैं, उनकी पार्टी के चीफ भी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्स पर पोस्ट कर दिया। और ये पोस्ट अपने आप में ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि चिराग पासवान एक अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला लगभग कर चुके हैं। और ये जो पोस्ट किया गया है अरुण भारती साहब का, आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, क्या लिख रहे हैं वो। कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया था। हालांकि तब भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल 1 सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता, यानी वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या कह रहे हैं अरुण भारती साहब, असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। राजनीतिक रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र। फिर कह रहे हैं कि अगर हम सभी 243 सीटों पर लड़ जाते 2020 में तो हमें 10% से ज्यादा वोट मिलते। यानी उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना फैसला कर लिया है। और वो सीटें कितनी मांग रहे हैं, इन मांगों को आप कितना जस्टिफाई कर सकते हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए कि वो इससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया था अपना एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था एक एजेंसी को, उसकी बाइट को शेयर करते हुए 28 अगस्त को 5:52 पर। और उन्होंने उस पोस्ट में क्या कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना 2000 में हुई, तब से लेकर कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा। 2015 में पार्टी एनडीए के साथ लड़ी, उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। 43 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और 2020 में अकेले चुनाव लड़ी तो 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो हमें इनके बीच में कहीं सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, यानी 43 से लेकर 137 के बीच में सीटें मिलनी चाहिए। अब उसमें व्यक्तिगत राय कह लीजिए या जो कह लीजिए, उन्होंने कहा कि जो सीटों एनडीए के भीतर जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीटें मिलेगी वो सम्मानजनक सीटों का आंकड़ा इन्हीं के बीच में होना चाहिए, यानी 43 से 137 के बीच में। 100, 125, 90, 80, 70, 60, 50, 45, यानी 43 से 137 के बीच में होना चाहिए। बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से भी आप पूछ लीजिए, उनको खुद इस दावे पर एक तरह से हंसी आएगी कि 137 और 43 के बीच में आप मार्जिन थोड़ा सा कम भी रख सकते थे कि 43 से 60 मिलना चाहिए, 43 से 70 मिलना चाहिए, लेकिन मार्जिन 43 से 137 रखने का सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी इस शिक्षा को पूरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अपनी एक स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कह दिया है कि किसी भी सूरत में चिराग पासवान की पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए वो 18 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। अगर इससे ज्यादा सीटें देने को तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सीटें दे दे, यानी अपनी 2-3 सीटें वो चिराग पासवान को दे दे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी हालत में भी 20-21 से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिलने वाली नहीं। पिछली बार 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, 7 सीटें उन्होंने अपने कोटे से जीतन राम मांझी साहब की पार्टी को दी थी, जो इस बार 20 मांग रहे हैं।
पिछली बार 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, अपने कोटे से 11, यानी 122 121 का फॉर्मूला हुआ था। तो 110 पे बीजेपी खुद लड़ी, 11 सीटें जो थी वो वीआईपी की मुकेश सहनी को दी। मुकेश सहनी साहब इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, फिर चिराग पासवान आ गए। अब अगर 7 से बढ़ाकर 20 उम्मीद कम है, 10 के आसपास जीतन राम मांझी को मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि नीतीश कुमार तो 104 105 से नीचे जाने को तैयार नहीं है, बीजेपी से हर हाल में उन्हें कम से कम एक विधानसभा सीट ऊपर चाहिए। बीजेपी भी 100 से ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है, और उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि 2-3 सीटों में तो उनकी पार्टी मानने वाली नहीं है। तो चिराग पासवान के लिए 20-21 से ज्यादा सीटें नहीं बचती है, लेकिन उसके बावजूद भी 43 से 137 सीटों के बीच का टारगेट रखना, और आज सीधे सीधे बता देना कि अगर 2020 में हम अकेले लड़े होते तो हमारे वोट का आंकड़ा 10% से ज्यादा होता, यानी वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। अब ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के लिए है या चेतावनी नीतीश कुमार के लिए है? क्योंकि एक बात तय मानकर चल लीजिए कि चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन से अलग होकर भी चुनाव लड़ेगी तो शायद केंद्र में मंत्री का पद वो नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी अपने आप निकाल दे तो अलग बात है, लेकिन चुनाव की बेला में बीजेपी निकालने का जोखिम ले नहीं सकती, क्योंकि पासवान मतदाता बहुत ही प्रभावी मतदाता है बिहार की चुनावी राजनीति के लिहाज से। तो वो केंद्र में मंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ तो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, फिर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उतारेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी का फिर बंटाधार करेंगे, एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बनाकर छोड़ देंगे। तो नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं। तो देखते हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार जाएंगे तो नीतीश कुमार उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात तो तय मानकर चल लीजिए कि चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि शायद वो अपना फैसला कर चुके हैं, शायद वो अपना मूड बना चुके हैं। अब ये फैसला उन्होंने खुद से किया है या पीछे से कोई उनसे करवा रहा है, वो तो अलग बात है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना तय है कि या तो उन्हें 20 से कम पर समझौता करना पड़ेगा, या फिर अगर वो इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें एनडीए गठबंधन से बाहर होना होगा। और नीतीश कुमार तो पहले ही एनडीए गठबंधन में, मतलब बीजेपी के नेताओं को ये बता चुके हैं कि चिराग पासवान पर वो भरोसा नहीं करते, इसलिए 18 से ज्यादा विधानसभा सीटें वो लड़ने के लिए देने को चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को देने के लिए तैयार है। तो देखते हैं बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कौन सा रूप रंग लेती हुई नजर आती है, और इंतजार इस बात का भी रखिएगा कि सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा पहले कौन सा गठबंधन करता है, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो इसमें पिछड़ जाएगा उसके फिर विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ जाने की आशंका ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर की तरह ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और तमाम लोगों से हमारे इस वीडियो को देखने का आग्रह भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।